Hey guys, so we are doing integration and this is my brief intro. I am Vineet Bhardwaj and I have done BTech instrumentation from University of Delhi. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने लास्ट लेसन में देखा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है, हम इसको एंटी-डेरिवेटिव क्यों कहते हैं. हमने जाना था इंटीग्रल का साइन क्या होता है, फाई एक्स को फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं और वो क्या होता है. हमने जाना था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन ये होती है जिसमें होता है कि एक फंक्शन दिया होता है हमें एक्स का, उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें दूसरा फंक्शन मिलता है एक्स का, और जब इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है एक्स का जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था. तो हमने देखा था कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें एक्स की पावर एन मिलता है, और जब हम इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो और नेक्स्ट एग्जांपल इज log x. log x को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1/x. और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन ये होती है कि आप कभी किसी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो दूसरा फंक्शन मिलता है x का, अब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं. जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है x का जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था. तो हमें log x वापस मिल गया क्योंकि हमने उसको पहले डिफ्रेंशिएट किया था, और साथ में कांस्टेंट का साइन आ जाता है. अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो log x में मैंने mod x का साइन यूज़ किया है. इसका मतलब ये होता है कि log के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, मतलब log का जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा. तो जब हम x एक्सिस और y एक्सिस पे जो हम log x का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें देखते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है इसका ग्राफ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है. मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में log x का ग्राफ आता है. इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए डिफाइंड है log x का ग्राफ, एंड जो हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x है यहाँ पे हमें log x का ग्राफ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए log x का ग्राफ देखने को मिलता है. इसलिए हम ये mod x का साइन यूज़ करते हैं. तो किसी बुक में mod x का साइन यूज़ नहीं किया जाता, वो सिंपली log x लिख देते हैं. तो वो बेसिकली अंडरस्टूड होता है कि अगर वो log का ग्राफ है तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए डिफाइंड होगा, इसलिए log mod x भी लिख सकते हैं, हम log x भी लिख सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने log mod x लिखा है और यहाँ पे log x लिखा है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कि फ्यूचर में भी बहुत यूज़ होगी, कि ये log x का ग्राफ है, ये y इक्वल टू log x का ग्राफ है, और ये x एक्सिस है. x एक्सिस पर ये x इक्वल टू 1 पॉइंट है, x इक्वल टू 1 पॉइंट है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0. इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 1 होती है तो y इक्वल टू log x कितना होता है 0, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू 0 है. क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 है, तो ये log x का ग्राफ है. इसका मतलब कि log x का जो ग्राफ है वो एट x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू दे रहा है 0. मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब आप यहाँ से जानेंगे कि एट x इक्वल टू 1 log x तो 0 होता है, इसका मतलब कि log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0. बहुत सही बोला आपने, log 1 की वैल्यू 0 हो गई 0. तो अब से कभी भी हमारे पास कोई पूछेगा हमसे कि log 1 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलिएगा 0. ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद भी यूज़ होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा. तो चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाता है. हाँ, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है. अब इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन यूज़ करेंगे. एक फंक्शन था हमारे पास x का, हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, हमें वापस एक फंक्शन मिल गया x का, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाएगा x का जिसको हमने पहले डिफ्रेंशिएशन किया था, तो हमें वापस e की पावर x मिल गया. तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन भी सेम होता है और जिसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है. तो चलिए अब अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं. फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास फंक्शन गिवन है a की पावर x अपन log a. a की पावर x अपन log a को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है a की पावर x. लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं, वो ध्यान रखिएगा. यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होगी, a की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी. और ये क्यों है मैं आपको ये समझाता हूँ पहले. तो ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में log a गिवन है, log a गिवन है. अभी आपको बताया था log की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि log का जो ग्राफ बनता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए डिफाइंड होता है. मतलब log के अंदर जो भी टर्म होगी वो सिर्फ पॉजिटिव होगी. यहाँ पे log के बाद क्या लिखा हुआ है a,
मतलब ए की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, इसलिए ए ग्रेटर देन 0 है। दूसरा, ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? सपोज 1 होती तो log 1 आ जाता डिनोमिनेटर में। अभी आपको बताया था इतना एम्फेसाइज करके कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। सपोज log 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाती तो ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है ये इन्फिनिटी हो जाता। मैथ्स में इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। तो वो फंक्शन जो डिफाइंड ही नहीं है तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर नहीं सकते मैथमेटिकली। आई रिपीट, जो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी आ चुका था हमारे पास, जो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है हम उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। इसलिए ये दो कंडीशंस गिवन है, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए की पावर एक्स आता क्यों है, तो चलिए जानते हैं। ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो टर्म्स में एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए इंटू ए की पावर एक्स, क्योंकि एक ए जो है वो एक कांस्टेंट नंबर था, तो जब हम उसका लॉग लेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। 1 अपॉन लॉग ए भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब कि 1 अपॉन लॉग ए कांस्टेंट है। अब ए की पावर एक्स दूसरी टर्म है, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व है, एक्स, इसका मतलब कि किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर एक्स होती है तो वो पूरा जो हमारी टर्म होती है वो वेरिएबल बन जाती है। तो ए की पावर एक्स अपन लॉग ए जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना था, हमने उसे दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। एक टर्म कांस्टेंट आ गई, एक टर्म वेरिएबल आ गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें चाहे इसको डिफरेंशिएट करें, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं जैसे कि अभी हमने देखा। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने इसको एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिख दिया। अब क्योंकि 1 अपन लॉग ए एक कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आ गई 1 अपन लॉग ए। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है ए की पावर एक्स का। डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं हम तो हमें ये समझ में आता है कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। आई रिपीट, ए की पावर एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। यहाँ पे लॉग ए न्यूमरेटर में है, यहाँ पे लॉग ए डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ए की पावर एक्स। इसका मतलब ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ए की पावर एक्स मिलता है। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन क्या होती है? वो यही होती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एक्स का, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें दूसरा फंक्शन मिलता है एक्स का, और जब हम इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वही फंक्शन मिल जाएगा वापस जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। हमने किसका डिफरेंशिएशन किया था पहले? ए की पावर एक्स अपन लॉग ए का, तो हमें वही मिल जाएगा, साथ में एक कांस्टेंट टर्म भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है माइनस कॉस एक्स। अब हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर होता है साइन एक्स। तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वैसे तो बहुत अंडरस्टूड है लेकिन फिर भी किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैं समझाता हूँ आपको। हमें पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो जब हम माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स हो जाएगा। आई रिपीट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, तो ये गिवन है हमें। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन कहती है इस फंक्शन का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये फंक्शन मिला साइन एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। तो इसलिए साइन एक्स का जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म आ जाती है। 6 एग्जाम्पल, साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कॉस एक्स मिलता है। इसका मतलब कि जब हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया था साइन एक्स का, इसलिए कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म आ जाती है। सिमिलरली टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। इस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा वापस जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। किसका डिफरेंशिएशन किया था हमने? टेन एक्स का, इसलिए सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो टेन एक्स हो जाता है और साथ में हमें कॉन्स्टेंट टर्म मिलती है। अब देखिए 8 एग्जाम्पल, माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो माइनस कॉट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब ये कैसा है दोस्तों? ये देखिए, ये कुछ इस एग्जाम्पल जैसा ही है, तो चलिए फिर से समझते हैं। हमें पता है कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? हाँ सही कहा आपने, यहाँ पे भी वही ट्रिक अप्लाई होगी जो यहाँ पे हुई थी।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा प्लस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ये हमें समझ में आ गया है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन ये कहती है कि जब एक फंक्शन ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें दूसरा फंक्शन मिलता है एक्स का, और जब इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वापस वो फंक्शन मिलता है एक्स का जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया था माइनस कॉट एक्स को, तो हमें वापस माइनस कॉट एक्स मिल गया। इसका मतलब कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें माइनस कॉट एक्स प्लस सी देता है। अब 9th एग्जाम्पल, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस वो फंक्शन मिल जाएगा एक्स का जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था। हमने डिफ्रेंशिएट किया था सेक एक्स को, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो सेक एक्स ही होगा। चलिए 10th एग्जाम्पल पे चलते हैं। माइनस कोसेक एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें कोसेक एक्स कॉट एक्स मिलता है। माइनस कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोसेक एक्स कॉट एक्स मिलता है। तो जब हम इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस वो फंक्शन मिल जाएगा एक्स का जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था। तो इसलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे के एग्जांपल्स हम आगे करेंगे। थैंक यू।